नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं सभी अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि पूरी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आज का जो हमारा एपिसोड है, आज हम जो है आपको पढ़ाएंगे आज डार्विन। ये एपिसोड नंबर 2 होगा। कल मैंने पहला एपिसोड जो है अपलोड किया था, जिसमें मैंने लैमार्कवाद के बारे में पूरी चर्चा की थी। आज जो मेरा एपिसोड है वो डार्विन के बारे में और डार्विनवाद के बारे में है। और आपको बता दूं, डार्विन और डार्विनवाद के बारे में ये जो एपिसोड है, ये क्लास 10th, 12th, 9th, 11th, 10th और 12th पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि 9th और 10th के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, 9th और 11th के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह जो है वीडियो बहुत ही लाजवाब शानदार होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए आज अब आपको सेशन की तरफ लेकर चलते हैं। जो आपका सेशन है जैव विकास के सिद्धांत, जिसको मैंने कल लैमार्कवाद के बारे में आपको बता दिया था पूरी अच्छी तरह से। आज मैं डार्विनवाद को लेकर आया हूं, और डार्विनवाद की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, क्योंकि डार्विन जब लैमार्कवाद की ज्यादा से ज्यादा आलोचना हो गई तो लैमार्कवाद के आधार पर जो है लैमार्कवाद के आलोचना को सुधारने के लिए वैज्ञानिक डार्विन ने अपने मत प्रस्तुत किए। लेकिन इनकी भी कहानी थोड़ी अलग है, जरा इसे जानते हैं। देखिएगा, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। और दूसरे का नाम था वेलेस। मैं डार्विन या प्रकृति चयनवाद के बारे में मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां हेडिंग ये है डार्विनवाद। डार्विनवाद को एक नाम से और लिखते हैं, या प्रकृति चयनवाद के नाम से लिखते हैं। चयनवाद के नाम से लिखते हैं, ठीक है दोस्त। डार्विनवाद या प्रकृति चयनवाद के नाम से इसे लिखते हैं। तो चलिए आइए बताते हैं आपको। डार्विन और वेलेस जो 2 वैज्ञानिक थे, इन दोनों का ये दोनों जो है क्या कर रहे थे, इन दोनों का जो प्रयोग था वो जैव विकास पर था। किस पर था? जैव विकास पर। और जैव विकास पर प्रयोग करते हुए ये दोनों वैज्ञानिक जो है समान निष्कर्ष पे पहुंच गए। समान निष्कर्ष पे पहुंचे, और जब समान निष्कर्ष पे पहुंचे तो एक वैज्ञानिक और आगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था T.S. माल्थस। मैं नाम लिखा हूं T.S. माल्थस, नाम भूलिएगा मत। T.S. माल्थस नामक वैज्ञानिक ने जो है योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार को प्रस्तुत किया। और ये एक महत्वपूर्ण विचार है, जो कि आगे चलकर जो है डार्विन का विचार बन गया। योग्यतम उत्तरजीविता का जो है विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने अलग अलग जीवों का अध्ययन किया, और अलग अलग उनकी किस्मों और अलग अलग जो उनकी प्रजातियों का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक माल्थस ने ये जो अपनी खोज थी, इसे जो है डार्विन को भेज दिया। किसे भेज दिया? अपनी खोजों को जो है डार्विन को भेज दिया, डार्विन को सौंप दिया। अब देखिएगा, डार्विन को जब इन्होंने अपनी खोजों को सौंपा तो वैज्ञानिक डार्विन ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक डार्विन जो है अपने सदी के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्त। अपनी सदी के एक बहुत ही ज्यादा क्या थे? महान वैज्ञानिक थे। कौन? डार्विन। अब डार्विन जब अपनी सदी के बहुत महान वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक डार्विन ने क्या किया कि इनके आधार पर जो अपने कई सारे नियम प्रस्तुत किए। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा डार्विन के बारे में बता दूं। किसके बारे में बता दूं? डार्विन के बारे में। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आपको डार्विन के बारे में बता देता हूं।
ये कलम जो है पेन चल नहीं रही है। हाँ, डार्विन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डार्विन जैव विकास से संबंधित प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। किससे थे? जैव विकास, यानी जीवों के विकास से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डार्विन। डार्विन जो है जैव विकास से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था दोस्त। और चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म था, जन्म मैं यहाँ लिख रहा हूं, इनका जन्म जब कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी। तो आपसे सन नहीं पूछेगा जन्म, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए 1809 ईस्वी में जो है कहां पर हुआ था? श्रूसबरी। और ये जगह थी इंग्लैंड में। कहां पर? यानी ये इंग्लैंड में जन्मे थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे कौन? डार्विन। और इन्हें जो है इनके पास एक गोल्डन चांस तब आया जब इन्हें जो है विश्व भ्रमण, यानी आप कह सकते हैं कि विश्व भ्रमण का मौका मिला। किसके माध्यम से? विश्व भ्रमण का मौका इन्हें मिल गया। माध्यम क्या था? मैं यहां लिख रहा हूं, विश्व भ्रमण का इन्हें मौका मिला। विश्व भ्रमण, ठीक है, वर्ल्ड विजिट का भ्रमण। इन्हें विश्व भ्रमण का मौका मिला। किसके माध्यम से मिला? हाँ, ध्यान दीजिएगा, HMS है यहाँ पे M और ये है S। HMS बीगल जो कि एक पानी का बहुत बड़ा जहाज है। HMS बीगल पानी का एक बहुत बड़ा जहाज है। और जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, कौन से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान वैज्ञानिक डॉक्टर हैंसेलो के साथ जब इन्हें विश्व भ्रमण, वो भी पानी के रास्ते से विश्व भ्रमण का मौका मिला, तब जाकर जब इन्होंने विश्व भ्रमण किया, पूरे विश्व को घूमा, उसके बाद जो है इन्हें समझ में आया। इससे पहले जो आपको शायद वैज्ञानिक डार्विन के बारे में एक फैक्ट नहीं पता होगा कि वैज्ञानिक डार्विन पहले जो है प्रकृतिवाद के बहुत समर्थक थे। प्रकृतिवाद समझते हैं? ये जो है अलौकिक शक्तियों पर बहुत विश्वास करते थे, जैसे भगवान पर या नेचुरली तरीके से पृथ्वी पर जीव और जीव की उत्पत्ति पर इनका बहुत ज्यादा विश्वास था। लेकिन डॉक्टर हैंसेलो के साथ विश्व भ्रमण के बाद इन्हें समझ में आ गया कि हर जगह के जो जीव जंतु हैं उनमें बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। और ये जो भिन्नताएं होती हैं जीवों में, ये भिन्नताएं यूं ही नहीं होती हैं, ये जीनी परिवर्तन है। इसके बाद इनका जो प्रकृतिवाद था, आप कह सकते हैं कि इनका जो अलौकिक शक्ति से जो विश्वास था वो उठ गया। और इन्होंने जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है क्या कर दिया? सोचना प्रारंभ कर दिया। और अपने इस सर्वेक्षण में अपने इस प्रयोग में वैज्ञानिक डार्विन ने जो भी प्रयोग किए जीव जंतुओं पर, जीव जंतुओं को देखकर जो भी इन्होंने प्रयोग किया, अलग अलग तरह के जीव जंतु इन्होंने देखे, और जो भी इन्होंने कुछ देखा उसे इन्होंने, उसके आधार पर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, हाँ, लैमार्क की प्रसिद्ध पुस्तक कल मैंने बताया था। लैमार्क की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी पुस्तक थी लैमार्क की दोस्त? सिस्टेमा नेचुरी तो नहीं थी? जी हाँ। और चलिए अब डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक मैं लिख रहा हूं यहां पर। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम देखिएगा। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चयन या वरण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। यानी प्राकृतिक चयन या वरण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये प्रसिद्ध पुस्तक है
वैज्ञानिक डार्विन की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक थी और इसके आधार पर इन्होंने जो है लैमार्क के मत को गलत साबित करते हुए कुछ अपने मत प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर इन्होंने कुल 6 नियम प्रस्तुत किए। कितने नियम? 6 नियम। 6 को बारी बारी से हम पढ़ते चलते हैं। पहला नियम जो इनका था, जीवों में संतानों या संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता। कई क्षमता? अपार क्षमता। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पे जीवों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी पर जीवों में संतानों उत्पत्ति की अपार क्षमता होती। मैं यहाँ पे जीव के निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे प्रथम जीव की उत्पत्ति हो चुकी, मैं उत्पत्ति की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ जो पूरी बात कर रहा हूं वो जीवों में विकास की बात कर रहा हूं दोस्त, कैसे उनके शरीर में विकास हुआ होगा। तो चलिए, जो माल्थस ने अपना आबादी का जो है चार्ट प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर जो है डार्विन ने बताया कि जीवों में जो है संतानों उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? अपार क्षमता होती है। जैसे मानिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक जो सीपी होती है, सीपी जानते ना, जो पानी में रहती है, एक सीपी एक बार में कम से कम 2.5 लाख तक के अंडे दे देती है। 2.5 लाख तक के अंडे दे देती है। और एक जो स्कैरिस होती है, स्कैरिस, वो जो है कम से कम 3 लाख तक के अंडे दे देती है एक बार में। ठीक है, 2.5 लाख तक के और फिर 3 लाख तक के अंडे दे देती है। कौन? स्कैरिस। और सीपी जो है 2.5 लाख तक के अंडे देती है। तो जीवों में इसी पर, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य एक वर्ष में मनुष्य जो है केवल मादा मनुष्य एक वर्ष में केवल एक ही बच्चे पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर जो है कुछ जीवों में जीवोत्पत्ति की, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कुछ जीवों में संतानों उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, एक तो सीपी का एग्जाम्पल लिया है मैंने और दूसरा मैंने स्कैरिस का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ मरेंगे और कुछ जरूर बच जाएंगे, जिसके कारण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पीढ़ियां जो है चलती होती हैं। उसके बाद दूसरा जो नियम था इनका, दूसरा नियम, मैं दूसरे नियम की बात करने जा रहा हूं। सेकंड नियम मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड नियम है इनका जीवन संघर्ष। क्या है? जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष, जी हाँ, ये तो अभी भी सबके जीवन में चलता है, जीवन संघर्ष। लाइफ इज स्ट्रगलफुल, है ना, जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो ये तो चलता रहेगा और चलता भी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जीविका हो, चलाने के लिए जीवन संघर्ष चलता रहेगा। जीवन संघर्ष के लिए इन्होंने बताया कि संघर्ष सभी जीवों में दिखाई देता है। क्या? संघर्ष सभी जीवों में दिखाई देता है। भ्रूणावस्था से संघर्ष प्रारंभ होकर के, भ्रूणावस्था मतलब जब शिशु जन्म लेता है तब से ये संघर्ष प्रारंभ होकर के उसकी मृत्यु काल तक ये प्रारंभ चलता ही रहता है। और ये संघर्ष होता किसके लिए है? ये संघर्ष होता है जीवन साथी के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए। और ये कैसा संघर्ष, जीवन संघर्ष जो है प्राणियों में कितने प्रकार का होता है, ये हमें जानना। ठीक है, जीवन संघर्ष प्राणियों में मित्रों देखिए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है जीवन संघर्ष, वो होता है सजातीय। क्या होता है? सजातीय जीवन संघर्ष। और दूसरा जो होता है वो होता है अंतरजातीय। तो जब हम सजातीय जीवन संघर्ष और अंतरजातीय, आइए समझ लेते हैं। सजातीय जीवन संघर्ष का मतलब होता है एक ही जीव की जातियों के मध्य जब भोजन, आवास, जीवन साथी आदि के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है, तो उसे कहते हैं सजातीय जीवन संघर्ष। कौन सा जीवन संघर्ष? सजातीय जीवन संघर्ष। और अगर हम इस तरह से बात करें कि भिन्न भिन्न जातियों के मध्य भोजन के लिए, आवास के लिए, जीवन साथी के लिए या अन्य जो है सुविधाओं के लिए जब क्या होता है, अन्य जीव जातियों के मध्य संघर्ष होता है,
मैंने भिन्न भिन्न जातियों के मध्य संघर्ष होता है। तो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है, इस प्रकार के हुए संघर्ष को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। सजातीय मतलब होता है जैसे मानिए घर में 2 रोटी पड़ी है, आप खाने की तैयारी कर रहे हो, तब तक जो है आके आपका छोटा भाई या आपके घर में कोई वो रोटी खा गया, तो ये संघर्ष था। कभी कभी क्या होता है ना, जीव जंतुओं में संघर्ष होता है। जैसे मानिए कि ये तो हो गया मनुष्य के मध्य भोजन के लिए और काम के लिए, पैसे के लिए क्या होते हैं? संघर्ष होते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो है अंतरजातीय संघर्ष का मतलब अन्य जीवों के मध्य भी। खाना आप बना के बाहर रख दो, देखो कुत्ता खा के चला जाएगा, तो कुत्ते की जो जाति है वो दूसरी है, या फिर अन्य कोई जो है आकर जानवर खा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ उस जानवर के मध्य और हमारे मध्य जो संघर्ष है वो जो है अंतरजातीय संघर्ष है। यानी जब 2 जातियों के जीवों के मध्य संघर्ष है तो अंतरजातीय संघर्ष। जब एक ही जाति के जीवों के मध्य संघर्ष, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सजातीय संघर्ष। उसके बाद भिन्नताएं एवं वंशागति। थोड़ा मैं पेज पलट रहा हूं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमने पेज पलट लिया है। अब देखिएगा भिन्नताएं, यहां से लिख रहा हूं, तीसरा नियम है ना, भिन्नताएं एवं उनकी वंशागति। देखिए भिन्नताएं एवं उनकी वंशागति, इसमें मैं जो है कहूंगा उत्परिवर्तन के बारे में मैंने कल भी बताया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज महोदय ने। ह्यूगो डी व्रीज महाशय ने जो है क्या किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, मैं एक बार फिर नाम लिख दूं, ह्यूगो डी व्रीज महोदय ने जो है क्या किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि शरीर में अचानक होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। और यह परिवर्तन जो है जीनी हो सकते हैं, यह परिवर्तन जो है डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। यह परिवर्तन जो है क्या होते हैं? कई तरीके से हो सकते हैं। अब अगर ये परिवर्तन कई तरीके से हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि उत्परिवर्तन जो होता है वह उत्परिवर्तन के कारण शरीर में बदलाव होता है, शरीर में भिन्नता आ जाती है। और वह भिन्नता जो है क्या होती है? जब शरीर में किसी प्रकार की जीनी या किसी प्रकार की निरंतर भिन्नता आती रहती है तो भिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? अस्थायी हो जाती है। और उसके बाद भिन्नताएं और वंशागति मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भिन्नताएं जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भिन्नता तो आ चुकी है, और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे तो भिन्नताओं की वंशागति होती रहती है। ठीक है। उसके बाद कुछ सतत भिन्नताएं होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। कुछ असतत होती हैं, मतलब कुछ समय के लिए आई और उसके बाद क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है। कुछ समय के लिए सही में परिवर्तन हो गया, उसके बाद परिवर्तन बंद हो गया। और कुछ भिन्नताएं सतत होती ही रहती हैं, तो जो निरंतर होती हैं उन्हें सतत भिन्नता कहते हैं। कौन सी भिन्नता? सतत भिन्नता। और जो मतलब कहने का है कि असतत भिन्नता, मतलब जो कुछ समय के लिए भिन्नता तो हुई मगर वो निरंतर नहीं है, वो मतलब एक ही साथ नहीं चल रही, इस प्रकार की भिन्नता को असतत भिन्नता कहते हैं। अब जो इनका अगला नियम है, आपने पढ़ा जीव में संतानोत्पत्ति की क्षमता और जीवन संघर्ष, और आपने पढ़ लिया विभिन्नताएं, और आप जीवों की संख्या में स्थिरता। अगला है चौथा, जीवों की संख्या में स्थिरता। जीवों की संख्या में स्थिरता, जीवों की संख्या में स्थिरता समझते हैं। जीवों की संख्या में स्थिरता का तात्पर्य होता है दोस्त, जो जीव होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। मतलब बहुत सारे जीवों को अन्य जो है जीव, शिकारी जीव क्या करते हैं? उनका। तो दोस्त सतत भिन्नता उस भिन्नता को कहते हैं जो निरंतर चलती रहती है, और असतत भिन्नता उस भिन्नता को कहते हैं जो कि कुछ समय तक चली उसके बाद क्या हो गई? रुक गई। और वो भिन्नता जो है ये अस्थायी हो जाती हैं इस प्रकार की, और ये चलती ही रहती हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें नियम पे, जिसको कहते हैं योग्यतम उत्तर जीविता का नियम। योग्यतम उत्तर जीविता का नियम। जीवन संघर्ष में जो जीव सफल होते हैं, जीवन संघर्ष किस किस चीज का होता है?
भोजन का हो सकता है, जीवन साथी का हो सकता है, आवास का हो सकता है, या वातावरणीय दशाओं से भी जीवन संघर्ष हो सकता है। ठीक है, तो जीवन संघर्ष में जो जीव सफल होते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है निरंतरता बनाए रखती हैं, वो दिखाई देती हैं, तथा जो जीव क्या होते हैं, जीवन संघर्ष में असफल हो जाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्त? विलुप्त हो जाते हैं। तो यही था योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत। और जो अंतिम और 6वां है, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। वातावरण में निरंतर परिवर्तन का मतलब होता है कि वातावरण हमारे लिए 2 प्रकार का हो सकता है। एक अनुकूल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? प्रतिकूल। अनुकूल वातावरण उस वातावरण को कहते हैं जिस वातावरण में हम लोग बिल्कुल क्या रहते हैं, बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करते, ना ज्यादा गर्मी लगे ना ज्यादा सर्दी लगे, हमारे लायक रहने लायक पूरा ऋतु, उसको अनुकूल कहते हैं। प्रतिकूल का मतलब वे ऋतुएं जो हमारे लिए कष्टदायक हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ने लगे तो भी वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा सर्दी पड़ने लगे तो भी वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें जो है क्या होती हैं, प्रतिकूल, हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर आती हैं। तो वातावरणीय दशाएं उस समय बहुत अनुकूल हुई होंगी, जिस कारण से जीवों के शरीर में निरंतर जो है क्या हुए होंगे, अच्छे से अच्छे परिवर्तन हुए होंगे, उनका विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ होगा। आइए अब देखते हैं ये जो है डार्विनवाद की आलोचना। डार्विनवाद की आलोचना क्या थी? डार्विनवाद की आलोचना में जैसे लैमार्क की भी बहुत सारी आलोचनाएं की गई, तो डार्विन में भी कुछ कमियां थी उनके सिद्धांत में, जिसके कारण उनकी आलोचना हुई। पहली बात तो डार्विन ने बताया कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आती हैं, लेकिन विभिन्नताएं क्यों आती है इस बात को डार्विन बता नहीं पाए। ठीक है दोस्त, इस बात को डार्विन स्पष्ट नहीं कर पाए। डार्विन ने बताया कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन उस समय डार्विन को आनुवंशिकता के बारे में विशेष ज्ञान नहीं था। इस कारण से क्यों जाते हैं लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में, इसको भी जो है डार्विन बता नहीं पाए। और अवशेषी अंगों के बारे में अपने सिद्धांत में डार्विन कुछ कह नहीं पाए, इसलिए डार्विन का मत जो है यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि लैमार्क और डार्विन ये 2 सिद्धांत जैव विकास के क्षेत्र में अजर और अमर है, जो हर वर्ष प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो ये दोनों सिद्धांत जो है बहुत ही ज्यादा चर्चित सिद्धांतों में से हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छा समझ में आएंगे। यदि ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आए हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों सिद्धांत जो है रामबाण है, और अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा जो अगला वीडियो होगा जो मैं लेकर आने वाला हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और वो होगा डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद में अंतर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।